please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो 11,400 करोड़ रुपए के घोटालेबाज नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच एजेंसियों का चौतरफा शिकंजा कस गया है। मेहुल चोकसी के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत नए मुकदमों के साथ सीबीआई और ईडी की छापे की कार्रवाई कल भी जारी रही। वहीं सीबीडीटी ने नीरव मोदी की 29 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए रद्द कर दिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने चोकसी और नीरव मोदी के 26 ठिकानों पर छापा मारा, जबकि सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी 35 जगहों पर तलाशी ली। छापे के दौरान ईडी ने शुक्रवार को फिर से 549 करोड़ रुपए बुक वैल्यू की ज्वेलरी, सोना और हीरे जवाहरात जब्त किए। इस तरह कुल जब्त अचल संपत्तियों की बुक वैल्यू 5,650 करोड़ रुपए पहुंच गई है। आपको बता दें कि 2016 में जिस एसवी हरिप्रसाद की शिकायत पर कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, उसकी फाइल को फिर से खंगाला जा रहा है। और पीएनबी महाघोटाले पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2013 में यूपीए सरकार के वक्त ही पूरे घोटाले के बारे में अलर्ट कर दिया था, लेकिन उनको सभी ने अनदेखा कर दिया। मैनेजमेंट पीछे पड़ा हुआ था कि इसको अप्रूव करना है, अप्रूव करना है, अप्रूव करना है। मैंने मेरा डिसेंट नोट दिया था। डिसेंट नोट देने के बाद आखिरी तक मैं अड़ा रहा कि इसको नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। मेरा डिसेंट नोट सरकार के पास भी पड़ा हुआ है, मेरा डिसेंट नोट आरबीआई के पास भी पड़ा हुआ है। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया गया, सरकार उनसे पूछे। मेरे खिलाफ ये एक्शन हुआ कि मेरे पे दबाव डाला गया, मैं रिजाइन करके बाहर आ गया। यूपीए सरकार से चला हुआ आ रहा कांड एनडीए सरकार में 10 गुना 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। और इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जिसमें एलओयू के तहत बैंकों को पैसा देने की बात कही गई हो। आरबीआई के मुताबिक पीएनबी फ्रॉड ऑपरेशनल रिस्क का मामला है, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत शामिल है। आरबीआई पीएनबी के कंट्रोल सिस्टम की जांच कर रहा है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस महाघोटाले की सीएनबीसी आवाज महा कवरेज कर रहा है। नीरव मोदी के इस घोटाले से डायमंड इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में एंटवर्प के डायमंड ट्रेडर से बात की हमारे संवाददाता संजय सूरी ने। नीरव मोदी की खबर आई है, इससे आपको क्या लगता है कि जो सारे डायमंड ट्रेड है, हीरे का ट्रेड है, उस पर धब्बा लगेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स सेंटिमेंट डाउन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि डायमंड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी या फिर लोगों पर असर कुछ ऐसा नहीं आएगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, इतना ही कि रेपुटेशन खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा बस। पर थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्केट का रेपुटेशन जो है वो थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है तो 2-5% तो ऐसा ही काम होने वाला ही है और होता ही रहता है। कोई भी इंडस्ट्रीज में आप जाओ, ऐसा होता ही है। लेकिन अभी तक तो मतलब यहाँ पर डायमंड का जो की इमेज थी बहुत ऊंची थी और बहुत साफ थी। अभी तक है तो है। ये फिलहाल वी कांट कमेंट ऑन ओनली वन थिंग, दैट ये जो हुआ है, जब तक जांच पड़ताल होके परफेक्टली कोई ना कहे कि हाँ ये चोरी हुई है और ये फ्रॉड हुआ है, वी कांट कमेंट ऑन दैट कि भाई ये दोषी है या नहीं है। बट डेफिनेटली अगर दोषी पाते हैं तो हम भी कुछ शर्मिंदा है कि इतनी बड़ी हस्ती का नाम खराब हो रहा है, डायमंड इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है इनकी वजह से। तो डायमंड इंडस्ट्री तो बहुत परेशान इससे नहीं है, लेकिन नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और सारी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो और दूसरी एजेंसियां, अब उनकी तलाश में उनको पकड़ने के लिए और ज़्यादा अपनी कार्रवाई आगे कर रही हैं। इस बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, आगे अपडेट और देंगे। लेकिन अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। सरकार ने नेशनल ऑटो पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में सरकार ने 2020 से गाड़ियों से प्रति किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी CO2 एमिशन की दर तय कर दी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव के पास। प्रतीक, बताइए ड्राफ्ट में क्या क्या जानकारी दी गई है?
सरकार ने नेशनल ऑटो पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 26 फरवरी तक इंडस्ट्री से इस पे सुझाव मांगे हैं। करीब 20 ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार ने छुआ है, जिनमें से कुछ को मैं आपके साथ साझा करता हूं, जिसमें 2028 तक भारत में जितने भी वाहन चल रहे हैं उनको BS6 मानकों पर आना होगा। इसके अलावा ये बात कही गई कि 2020 से जो गाड़ियां चलेंगी सड़कों पर उनमें प्रति किलोमीटर CO2 उत्सर्जन की दर जो है वो तय हो जाएगी। इसके अलावा अगले 5 सालों में जांच और मानक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, ये बात कही गई है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी पॉलिसी में बदलाव है उसके सुझाव जो है वो दिए गए हैं और ये कहा गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फंड बनाया जाएगा और जो भी ज़रूरत होगी इंडस्ट्री को वो वहाँ से इसके मुताबिक जो है वो फंड उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं उनको कैसे ग्रीन व्हीकल्स में तब्दील किया जाए, इसका पूरा रोड मैप एक खाका इस ड्राफ्ट पॉलिसी में दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ने वालों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जरिए आमदनी का खुलासा करना होगा। चुनाव में सुधार करने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक अब नामांकन के वक्त प्रत्याशियों को अपनी आय के स्रोत को बताने के अलावा परिवार के लोगों की इनकम के जरिए के बारे में भी जानकारी देनी होगी। अभी तक प्रत्याशियों को हलफनामे में सिर्फ चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा ही देना होता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसदों विधायकों की संपत्ति में 500 गुना तक बढ़ोतरी होने पर भी सवाल उठाए। उधर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। 19 और 20 फरवरी को सरकार नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाली है। इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए इस पर चर्चा होगी। इस बारे में कृषि सचिव SK पटनायक के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता आसिम मनचंदा ने। हमारे साथ तो सर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी SK पटनायक है। सब बात की जा रही है कि फार्मर की इनकम डबल करना है, उसके लिए आप कॉन्फ्रेंस भी जो है करने जा रहे हैं। क्या थीम रहेगी इस बार उसकी? जैसे आप बताए हैं, हमारे डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का बैकग्राउंड में रखते हुए हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर में ऐसा क्या चैलेंजेस हैं और उसको सुलझाने के लिए हम कैसे फील्ड लेवल से उनका आवाज़ ऊपर तक उठ सके और उनका जो सजेशन सुझाव आएगा उसको कैसे हम आगे ले सकते हैं, कैसे पॉलिसी में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इस महीना 19 और 20 को आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है, तो किसी बड़े अनाउंसमेंट की हम ये कर सकते हैं कि किसानों के लिए कोई बड़े अनाउंसमेंट इसमें हो सकती हैं? नहीं, जो बड़े अनाउंसमेंट है वो तो बजट के थ्रू ऑलरेडी आ गया है, लेकिन हमारे काम करने का ढंग क्या रहेगा, इसमें क्या परिवर्तन लाएंगे या पॉलिसी लेवल चेंजेस क्या लाएंगे या स्कीम को कैसे हम ट्विक कर सकते हैं ताकि वो हमारे किसान भाई और बहनों को पहुंच सके, उस बारे में चर्चा होगा। तो काफ़ी चर्चा होगी, लेकिन निकल करके क्या आएगा? क्या आप एक्सपेक्ट करें, एक रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं या फिर ये कहें कि हम एक पॉलिसी इनिशिएट करने जा रहे हैं? जी, एक रोड मैप रहेगा जो कि एक टाइमलाइन भी रहेगा, उसको कितना दिन तक हम इसको लागू करेंगे। ये क्लियर कट रोड मैप और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन, ये दोनों हमारे सामने रहेगा। हम बात करें अगले 3 साल में उनकी इनकम जो है डबल कर देंगे, कितना रियलिस्टिक है ये? आजकल ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया, इसलिए हमको कृषि में उभर के आने के लिए भी हमको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और इसको जो नया तकनीक है उसको भी अपनाना पड़ेगा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। उधर स्टॉक मार्केट में टैक्स से परेशान ब्रोकर्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का सेट ऑफ चाहते हैं। इसलिए ब्रोकर्स एसोसिएशन ने राजस्व सचिव हसमुख अधिया से मुलाकात कर राहत की मांग की है। अहमदाबाद से मनीष देसाई की रिपोर्ट देखिए। जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वापसी हुई है तब से बाजार का मूड बिगड़ गया है। कमाई पर मार सिर्फ LTCG टैक्स से ही नहीं है बल्कि दूसरे कई टैक्सों से है, जिससे शेयर बाजार में काम करना मुश्किल हो रहा है। ब्रोकर्स का कहना है कि ट्रेडर्स, लिक्विडेटर या फिर ब्रोकर्स को साल भर की कमाई का 60 से 70% हिस्सा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और अन्य टैक्स के तौर पर देना पड़ रहा है। GST ट्रेड में अलग देना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस अलग देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी उसको अलग देना पड़ता है और सेबी टर्नओवर फी भी अलग लगती है। यानी कि इतने सारे टैक्सेस है तो मोटा देखने जाओ तो 60 से 80% टैक्स स्लैब में जो डे में ट्रेडिंग करते हैं उसको लगता है।
एसटीटी से सेट ऑफ कैसे मिल सकता है, इसको जानना भी जरूरी है। अगर आप ट्रेडर हैं और आपने सालाना 9 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको करीब 2 से 3 लाख रुपए औसतन एसटीटी चुकाना होगा। ऊपर से आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इस तरह 9 लाख रुपए में आप कुल 5 से 5.5 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं। ऐसे में ब्रोकर्स चाहते हैं एसटीटी भरने के बाद उनको कम से कम इनकम टैक्स में छूट दी जाए। एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया यानी एनमी, जो ब्रोकर्स की देश की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने राजस्व सचिव हसमुख हड़िया को मिलकर एसटीटी सेट ऑफ देने की डिमांड की है और हसमुख हड़िया ने भी बाजार के हालत को देखते हुए अच्छा खासा भरोसा दिलाया है। ब्रोकर्स को उम्मीद है कि चाहे हर तरह के टैक्स लगा ले, लेकिन कुछ राहत तो सरकार से मिले। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार 21 और 22 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। हमारे खास कार्यक्रम साक्षात्कार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी से कहा कि यूपी सरकार का लक्ष्य कम पूंजी में ज्यादा रोजगार देना है। आप यूपी इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। हमने पिछले बहुत से सालों में बहुत सी समिट देखी, नारायण दत्त तिवारी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक। इस बार आप क्या खास करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पिछले 15 वर्षों में छवि बन गई है और उस छवि से उभार करके एक बीमारू राज्य से उठा करके उसे देश के एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में खड़ा करना। दूसरा, सब कुछ होने के बावजूद मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और इस व्यापक संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है और इसलिए इन्वेस्टर समिट हम लोग करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले 24 जनवरी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक अपनी योजना लागू की है। एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारा परंपरागत उत्पाद था पहले से, इसको प्रमोट करने के लिए मेरा अनुमान है कि ये कम पूंजी में व्यापक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और विकास को एक नई गति देने वाला क्षेत्र है। वो हम लागू कर चुके हैं। अब इन्वेस्टर समिट हमारा इसकी अगली कड़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज रात 8:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पेंटोमैथ फाउंडेशन के साथ मिलकर औरंगाबाद में एक आयोजन किया। इस कन्वेंशन में राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने शिरकत की। इस एमएसएमई कन्वेंशन में मेक इन महाराष्ट्र पर भी फोकस रहा। पेंटोमैथ फाउंडेशन, यस बैंक और सीएनबीसी आवाज के साथ मिलकर राज्य में कई जगह सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों पर जानकारी दी जा रही है। तो महाराष्ट्र एमएसएमई कन्वेंशन में सीएमआईए के प्रेसिडेंट प्रसाद कोकिल ने कहा कि आज का युवा तेजी से ग्रोथ चाहता है, जिसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है। यंग टैलेंट इज कमिंग इन द बिजनेस। हमारे सबके बच्चे अभी आ रहे हैं तो उनको एस्पिरेशन है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी में जाएं, हम कुछ ग्रोथ करें और ग्रोथ ऐसा ना करें कि हमारे पापा लोगों ने जो 20 साल में की है हमको वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में चाहिए। और इसके लिए ये एसएमई जो कैपेबल नहीं है कि उसको इतना फंड तुरंत दे, लेकिन बच्चों का एस्पिरेशन एकदम से बड़ा है। तो आई थिंक दिस विल फैसिलिटेट टू ब्रिंग देम द टेक्नोलॉजी और वो पैसा जो खड़ा करना है उसके लिए जो भी लगता है वो एक्चुअली एसएमई के पास है।
वही यस बैंक के रीजनल बिजनेस वाइस प्रेसिडेंट नीरज मांडेकर मराठवाड़ा में ऑटो एंसिलरी और एग्री फूड सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट भी पेश किए हैं। मराठवाड़ा हालांकि बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ऑटो एंसिलरी, फूड एंड एग्री स्पेस में काफ़ी काम यस बैंक ने किया है और आगे जाके भी यस बैंक करेगा। बैंक का फोकस एमएसएमई फंडिंग में इसके चलते काफ़ी फोकस्ड है, जिसके चलते बैंक ने प्रोडक्ट्स अलग लाए हैं। और स्विट्जरलैंड में बर्फीले मैदान पर एक खास किस्म के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहां बर्फीली पिच पर चौके और छक्के लगाए गए। इसके बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी घरत। मॉरिस आइस क्रिकेट टूर्नामेंट ये ऐसा टूर्नामेंट था जो पिछले दशक के स्टार प्लेयर्स के बीच स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट सेंट मॉरिस में खेला गया। 0 से भी कम टेम्परेचर में ये T20 एग्जीबिशन गेम 2 टीमों पैलेस डायमंड्स और रॉयल्स के बीच हुआ। इस मुकाबले में सहवाग आफरीदी, मोहम्मद कैफ, जहीर खान और डैनियल विटोरी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एक पूरी की पूरी क्रिकेटिंग फील्ड एक फ्रोजन लेक पर बनाई गई है। जैसे ही आप ये क्रिकेटिंग फील्ड एंटर करते हैं, बस शुरुआत में ये लेक समर्स में किस तरह से दिखता है उसके इमेजेस आपको दिखेंगे और आपको सचमुच यकीन नहीं होगा कि ये फिलहाल एरिया समर्स में पूरा पानी से भरा हुआ होता है। सेंट मॉरिस की ये बर्फ से जमी झील 200 टन वजन सह सकती है, इसीलिए इसके ऊपर पिच, पवेलियन और दर्शकों के लिए ग्रैंड स्टैंड बनाया गया था। इस फ्रोजन लेक में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच नीचे डिग किया गया है ये पूरा पिच एरिया। उसके ऊपर एक वुडन प्लैंक को बिछाया है और वुडन प्लैंक के ऊपर ये ग्रीन कलर का मैट लगा है। अभी इस पिच की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो स्टंप्स है उसके नीचे स्प्रिंग लगाया हुआ है। मतलब अगर कोई भी बैट्समैन फॉर एग्जांपल क्लीन बोल्ड हो जाए तो स्प्रिंग बिल्कुल इस तरह से पीछे जाके वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। इस टूर्नामेंट के लिए ब्राइट पिंक कलर की बॉल का इस्तेमाल किया गया जो वाटरप्रूफ है और जिसकी कीमत $300 से $400 के आसपास है। ये मुकाबला एक फ्रोजन लेक पर होने के चलते खिलाड़ियों को कई लेयर कपड़े पहनने पड़े और उन्हें कपड़ों के इस वजन के साथ मैच खेलना पड़ा। और तो और मैच के दौरान कई चुनौतियों का सामना इन खिलाड़ियों को करना पड़ा। You can hit it for 4, you can hit it for 6, but the only problem is me taking a run up और आगे बॉलिंग करना। ग्रिप नहीं बनती तो आप थोड़ा सा छोटे स्टेप से भागने पड़ेंगे। आप डर के भाग रहे होते हो कि गिर ना जाऊं, स्लिप ना कर दूं स्नो पे। दिग्गजों के इस मुकाबले को देखने तमाम क्रिकेट फैन सेंट मॉरिस पहुंचे और कड़ाके की ठंड में अपने फेवरेट प्लेयर्स के बीच क्रिकेट का लुत्फ उठाया। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।